हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज जजेस अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। अब इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपके लिए एक इंसेंटिव है इस वीडियो में, ठीक है, क्योंकि इसी टॉपिक के साथ में हम एक और टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। नाउ जजेस अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल जो है वो काफी न्यूज में है, करंट अफेयर्स के एंगल से, तो यहाँ पर हम पॉलिटी का जो एंगल है उसको हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो वीडियो को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम को, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम की बात जब हम करते हैं, ये शब्द कॉलेजियम क्या है सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए कॉलेजियम जो है इसके बारे में ही यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। जब भी किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना होगा या फिर अगर उनको बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि हटाना भी है, हटाने का काम जो है वो भी मतलब पार्लियामेंट यहाँ पर होगा प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पर। लेकिन चलिए हम यहाँ पे पहले कॉलेजियम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जजेस केस जो है वो आता है, ठीक है। फर्स्ट जजेस केस यहाँ पे बेसिकली जो कंकरेंस है उसके बारे में कहा जाता है कि कंकरेंस जो है वही सफिशिएंट है जजेस को अपॉइंट करने के लिए, सिर्फ कंकरेंस एडवाइस मतलब दैट इज ऑल। फिर आता है सेकंड जजेस केस। अब सेकंड जजेस केस की बात जब हम करते हैं तो सेकंड जजेस केस में कहा जाता है कि जो कंकरेंस है ये बराबर है कंसल्टेशन के, कंकरेंस जो है वो बराबर है कंसल्टेशन के। और यहाँ पर कॉलेजियम जो है उसके बारे में बात किया जाता है कि टू सीनियर मोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इन्वॉल्व होंगे अपार्ट फ्रॉम द सीजेआई, और ये जो भी फैसला लेंगे वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड जजेस केस का। तो थर्ड जजेस केस में जब हम बात करते हैं तो ये कॉलेजियम जो यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया गया है कि दो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे वो यहाँ पर 4 हो जाते हैं। ये नंबर जो है वो 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस अपार्ट फ्रॉम द सीजेआई, ठीक है। और इसी के साथ साथ में यहाँ पर जो है वो बेसिकली आगे चल करके 99th अमेंडमेंट एक्ट, बिकॉज फोर्थ जजेस केस इसी से जुड़ा हुआ है कि 99th अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये 99th अमेंडमेंट एक्ट से, जिसको हम NJAC भी कह रहे हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसको बेसिकली गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस करा। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत जुडिशरी जो है, यहाँ अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर्स का अगर हम समझें तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लेजिस्लेचर के एंगल को समझते हैं, ठीक है, यहाँ अगर हम एग्जीक्यूटिव के एंगल को समझते हैं और यहाँ अगर हम जुडिशरी के एंगल को समझते हैं, तो इस तीनों में आर्टिकल 50 हमने कई बार पढ़ा है डीपीएसपी का, जो कंप्लीटली मेंशन करता है कि भाई सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो जुडिशरी के तरफ से होंगे वो 3 मेंबर्स हो जाए और बेसिकली गवर्नमेंट के तरफ से भी लॉ मिनिस्टर्स हो या एमिनेंट पर्सनालिटीज हो वो भी रिप्रेजेंट करें। अब ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे NJAC जो है बेसिकली यहाँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव जो है वो जुडिशरी में इंटरफेयर कर रहा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 साफ तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इसका भी वायलेशन हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे फोर्थ जजेस केस इन्वॉल्व होता है जो इसको स्क्रैप डाउन कर देता है। ये NJAC जो है इसको वो नल एंड वॉइड करार देते हैं। तो ये है पूरा का पूरा कॉलेजियम। कॉलेजियम मतलब जजेस का अपॉइंटमेंट अगर करना है तो ये कॉलेजियम डिसाइड करेगा, ट्रांसफर जो है उसके बेसिस पर यहाँ पर बात करा जा रहा है। अब चलिए ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिख लिया होगा, आगे अब हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ आपके सामने है क्वालिफिकेशंस फॉर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए आर्टिकल 124 एंड 217 दो आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। पहले हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो यही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो सिटीजन होने चाहिए, दूसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो वो एटलीस्ट किसी भी मतलब बेसिकली हाई कोर्ट में 5 साल के लिए 5 ईयर्स तक वो जज हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि थर्ड पॉइंट में अगेन हाई कोर्ट में ही, किसी भी हाई कोर्ट में वो 10 ईयर्स के लिए एडवोकेट हो, या तो वो 5 ईयर्स के लिए जज हो या फिर वो 10 ईयर्स के लिए एडवोकेट हो, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर ही अलाउ होता है कि यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, तो ये जूरिस्ट अगर हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पे आते हैं, तो ये मतलब बेसिकली डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट को भी अपॉइंट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। आर्टिकल कौन सा इन्वॉल्व हुआ, आर्टिकल हुआ 124, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। कौन अपॉइंट करता है, तो यहाँ हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं।
और रिमूवल भी प्रेसिडेंट है, जिसमें पार्लियामेंट जो है वो भी इन्वॉल्व है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वही हमारा टॉपिक है। तो ये क्वालिफिकेशंस है। यही जब हम हाई कोर्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं तो हाई कोर्ट के केस में ये आर्टिकल जो है वो 217 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हाई कोर्ट का हो जाएगा। और यहाँ जब भी हाई कोर्ट का कॉलेजियम जब बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के केस में हमने देखा 4 सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के और सीजेआई। हाई कोर्ट के केस में क्या होगा कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे और बेसिकली सीजेआई जो प्रेसिडेंट के साथ में इसको मतलब डील करेंगे। ठीक है, तो ये है पूरा का पूरा मतलब क्वालिफिकेशंस। हाई कोर्ट के केस में भी सिटीजन ऑफ इंडिया सेम रहेंगे, वो किसी लोअर सबऑर्डिनेट कोर्ट में 5 साल के लिए बेसिकली वहां पर मतलब एट द एंड वो 10 साल के लिए सर्विस दे चुके हों सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वो हाई कोर्ट के लिए रहेंगे। मेन है यहाँ पर हमारा सुप्रीम कोर्ट का एंगल को समझना। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो कॉलेजियम सिस्टम जो है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ही यही है कि दोनों के केस में हमने देख लिया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो भी यहाँ पे हमने देख लिया है 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और हाई कोर्ट के केस में भी हमने देखा है कि 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ठीक है, प्रेसिडेंट दोनों में ही इन्वॉल्व है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम बढ़े तो उसके पहले हम यहाँ पे आप सबको बता देते हैं कि अगर आपको हमारे इन सेशंस से हेल्प मिल रहा है तो पहले तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, अगर आप यूपीएससी 2026, 27 या फर्दर किसी भी अटेम्प्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, बाकी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप कविश आईएएस के साथ में जुड़ सकते हैं, जहां आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो भी प्रिपरेशन में स्टडी मटेरियल से लेकर गाइडेंस, उन सबको आपको बाकायदे दिया जाएगा। और आपका बिल्कुल जितना एफर्ट हम दे सकते हैं आपके एग्जाम को क्लियर करवाने में, आपके ड्रीम जॉब तक आपको हासिल करने के लिए, उतना हम आपको जरूर देंगे। इसके लिए आपको कोई भी डाउट है इन प्रिपरेशंस को लेकर के, कविश में आप बेसिकली एक प्री काउंसलिंग सेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ में इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम रिमूवल ऑफ जजेस के बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा आर्टिकल्स 124 एंड 217। अब यहाँ जजेस का जो रिमूवल है ये कहाँ मेंशन है, तो जजेस इंक्वायरी एक्ट है। ठीक है, जजेस इंक्वायरी एक्ट, ये आप ध्यान रखिएगा 1968 का जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का। ये साफ तौर पर मेंशन करता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए हम देख लेते हैं। लोकसभा में कितने मेंबर्स चाहिए, 100 एमपीज। राज्यसभा में कितने चाहिए, 50। तो अगर ये इनिशिएट हो रहा है लोकसभा से या राज्यसभा से, 100 मेंबर्स का सपोर्ट लोकसभा से, राज्यसभा से हो रहा तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट राज्यसभा से, मतलब इनको सपोर्ट करना होगा। चलो किसी भी जज को ये हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो पार्लियामेंट कर सकता है, लोकसभा 100 मेंबर्स के साथ में सपोर्ट करके इसको लाएगा। सेम अगर राज्यसभा से है तो 50 मेंबर्स का सपोर्ट होगा। अब इसको तो ये इनिशिएट किए कि इस पर्टिकुलर जज को वो हटाना चाहते हैं। अब आगे चल करके ये रेस्पेक्टिव स्पीकर या चेयरमैन को, ये जो प्रोसेस है ये अब चला जाएगा स्पीकर लोकसभा के केस में अगर है, या चेयरमैन राज्यसभा के केस में अगर है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के, इनके पास चला जाएगा कि अब इस नोटिस का, ये रिजोल्यूशन का, ये अगर एक्सेप्ट करते हैं इस रिजोल्यूशन को आगे बढ़ेगा, अगर ये रिजेक्ट कर देते हैं वो वहीं ब्लॉक हो जाएगा। ये याद रखिएगा, इनके पास ये पावर है, इनके पास ये पावर है कि दे कैन एक्सेप्ट इट और दे कैन रिजेक्ट इट, दोनों ही ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं कि ये बाइंडिंग है कि नहीं अब इनको तो भेज दिया गया है तो इनको तो एक्सेप्ट करना होगा। पहला चीज, चलो मान लिया कि एक्सेप्ट कर लिए तो एक 3 मेंबर की कमिटी के पास में जाएगा, ठीक है, यानी कि यहां से अब जो प्रोसेस आएगा वो आएगा एक 3 मेंबर कमिटी के पास में। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और एमिनेंट जूरिस्ट मिला करके वो मतलब 3 मेंबर कमिटी बनती है। अब उस 3 मेंबर कमिटी जो है वो भी वहां पर चेक करेंगे। इसके बाद फर्दर अब वापस से लोकसभा और राज्यसभा के पास में कहा जाएगा कि आप स्पेशल मेजोरिटी के साथ में पास करिए उस रेजोल्यूशन को, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी के साथ में मतलब है कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी जो है वो मिलना चाहिए, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये है स्पेशल मेजोरिटी। अब यहाँ पर लोकसभा के केस में भी अप्लाई होता है और सेम फॉर राज्यसभा के केस में भी अप्लाई होता है कि दोनों ही हाउसेस को स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर जज को जो है वो रिमूव कर देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अंतिम में बेसिकली जो प्रेसिडेंट हैं वो हटा सकते हैं। खैर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज कि अभी ये करंट अफेयर्स में न्यूज में है तो आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। पॉलिटी के एंगल से कंप्लीट स्टैटिक है, ठीक है, करंट अफेयर्स जो है वो स्टैटिक ही है, आपको ये समझना है।
तो ये है पूरा का पूरा रिमूवल का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा। अगर कहीं आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा, लेकिन यही है पूरा का पूरा प्रोसेस जहां जजेस को रिमूवल के बारे में डिस्कस करा जाता है। अच्छा, किन दो टर्म्स पे डिस्कस किया जाता है हटाने का? पहला है मिसबिहेवियर, ठीक है, मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर, और दूसरा है इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर डिफाइन नहीं है, ये याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म्स जो हैं वो डिफाइन नहीं है। मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या हो सकता है कि भाई वो ड्यूटी में है, अब उस तरीके से मिसबिहेव करते हैं, करप्शन के केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि मतलब फिर उनको मतलब हटाया जा सकता है। रिमूवल ऑफ जजेस का जो कॉन्सेप्ट है मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ये यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो ये हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है। अब जैसा कि हमने कहा था कि आपके लिए एक बोनस होगा, वो बोनस ये है कि रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये तस्वीर से आप समझ चुके हैं, जगदीप धनखड़ साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अब ये चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के, ये भी न्यूज में है क्योंकि इनको भी रिमूवल को लेकर के मतलब बातें चल रही थी। खैर वो हो नहीं सकता है, क्यों नहीं हो सकता उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ हम सबसे पहले समझते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। उसके पहले कुछ आपको हम आर्टिकल्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल 66 जो है उसके बारे में शुरुआत कर रहा है कि इलेक्शन प्रोसीजर। तो इसके पहले हम दो तीन आर्टिकल्स जो हैं वो भी यहाँ पर लिख लेते हैं, तो आप लोग चलिए इसको नोट डाउन करते रहिए। सबसे पहला जो है वो है आर्टिकल 63, ठीक है। आर्टिकल 63 जो है वो मेंशन कर रहा है कि एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, ठीक है। हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जो है वो जिक्र यहाँ पे आर्टिकल 63 में हो रहा है। फिर सेम अगर हम देखें आर्टिकल 64, तो वो कह रहे हैं कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, किसका? राज्यसभा का। यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। मतलब कि जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली ये राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे, ठीक है। कोई अलग से इनके लिए इलेक्शंस नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो फिर हम 65 की बात कर लेते हैं। 65 के केस में है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की तरह भी जब भी रिक्वायरमेंट्स होगा। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट जो है वो फॉर द टाइम बीइंग अगर वो बाहर गए हैं, उनका हेल्थ नहीं सही है, वो रिजाइन कर रहे हैं, सडन डेथ हो जाए, तो ये सारे इंसिडेंट्स में हो सकता है। फखरुद्दीन अली अहमद के केस में हमने देखा है कि किस तरीके से वो प्रेसिडेंट रहे जब उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर निकल करके आता है। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। 66 तो इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 66 इलेक्शन प्रोसीजर क्या है वाइस प्रेसिडेंट का? देखिए इलेक्शन प्रोसेस, जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्शन जब भी होगा तो यहाँ पे दोनों हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, बोथ हाउसेस जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, सारे ही मेंबर्स आप कह लो, तो बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स, ठीक है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, बी इट द इलेक्टेड वन और द नॉमिनेटेड वन, ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहला चीज। दूसरा चीज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में तो वाइस प्रेसिडेंट वही हो सकता है जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, एक तो सिटीजन का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। दूसरा अगर हम देखेंगे तो 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और थर्ड है कि वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए एलिजिबल हों, ठीक है। हालांकि उनके नाम पे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो कहीं करप्शन वगैरह कर रहे हैं, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन तो नहीं है टर्म, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये पूरा का पूरा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, जैसा कि इलेक्शन का भी हमने देखा, इलेक्टोरल कॉलेज, तो ये यहाँ पे जो वोटिंग होगा वो सीक्रेट बैलेट से होता है, सीक्रेट बैलेट से। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है सीक्रेट बैलेट के इस्तेमाल से, ठीक है। चलिए ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टिकल है 66 हमने देख लिया, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट।
67 की हम बात कर लेते हैं तो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, 5 साल का टर्म जो है उसके बियॉन्ड भी हो सकता है अगर उनका सक्सेसर नहीं है, उसके पहले भी हो सकता है अगर वो रिजाइन कर देते हैं। रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। या जैसा कि यहाँ पे रिमूवल की बात हुई है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो सबसे पहले ये मस्ट है कि राज्यसभा को ही इनिशिएट करना होगा रिमूवल का रेजोल्यूशन, जिसको वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेंगे, इफेक्टिव मेजोरिटी से, और फिर लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगा और उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले उनको 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होगा। तो यही मुश्किल है क्योंकि विंटर सेशन जो है वो 20 दिसंबर को लास्ट है और अब हो नहीं सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है अब 68 की बात हम कर लेते हैं तो टाइम ऑफ होल्डिंग, ठीक है, वैकेंसी के बारे में 69 आप पढ़ सकते हो, ओथ और एफर्मेशन बाय द वाइस प्रेसिडेंट, 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस, और 71 की प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग मैटर्स में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से यहाँ पे बाकी मैटर्स को डिस्कस किया गया है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि यहाँ रिमूवल वाली बात, कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किया उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले कि ये जो इनिशिएट होगा ये राज्यसभा के द्वारा इनिशिएट होगा और इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से इसको किया जाएगा, ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी से। और आगे चल करके लोकसभा जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से इसको, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को वो हटा सकते हैं। और ये एक रिजोल्यूशन है, ये प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ठीक है। ओवरऑल ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और इसके अलावा जो है कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन आई होप कि जो भी टॉपिक था पॉलिटी के एंगल से, जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में, या वाइस प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट और रिमूवल के बारे में, इसको हमने बहुत डिटेल्ड वे में कवर कर लिया है। आपको लिटरली अगर इन वीडियो से हेल्प मिल रहा है, बिकॉज काफी कहीं ना कहीं इसमें आपका कंट्रीब्यूशन तो है नो डाउट, क्योंकि आप अगर वीडियोस को पूरा देखिएगा तभी वो लगता है कि चलो एट दी एंड जो हमने एफर्ट दिया है वो फ्रूटफुल है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए और बाकी लोगों तक भी इन वीडियोस को पहुंचाइए और लाइक करते रहिए, क्योंकि वो एक है जिससे पता चलेगा कि हाँ आपको इन वीडियोस जो है वो लिटरली हेल्प हो रहे हैं फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स, या आप अगर बाकी के प्रिपरेशंस के जर्नी में भी हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।